Good morning, students. Today I will further continue the first chapter of history. How do we periodize? हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work. 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। In this he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? Why do we try and divide history into different periods? इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time. इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। Its central features as they appear to us. और इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। So the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between periods become important. और ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. वे बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच के आए बदलावों का क्या महत्व होता है। Mill through that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। According to his telling of history before the British came to India, इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। Hindu and Muslim deposed rulers the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitious
practices dominated social life. यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था. British rule Mill felt could civilize India. मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था. टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोप मैनर्स. और इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए. Arts, institution and laws in India. Mill in fact suggests that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके. फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प. उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था. द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज one of darkness can such a concept accepted today. से पहले सारा अंधकार का दौर था. क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? इन एनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम. क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? डिड नॉट ए वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट simultaneously on these periods? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? टू डू सो इट टू सजेस्ट दैट द लिव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर डू नॉट रियली मैटर. अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई मतलब नहीं होता या कोई महत्व नहीं होता. वी शुड आल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ. हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं था. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern.
अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स, और इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इट इज़ periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई। पश्चिम में आधुनिक काल को साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। मॉडर्न was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। कैन वी uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom of liberty, nor was the period one of economic growth and progress। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। व्हाट इज कॉलोनियल? औपनिवेशिक क्या होता है? इन दिस बुक you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjecting local नवाब and राजास। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थापित किया। You will see how they established control over the economy and society। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए?
and you will understand the changes that come about as a consequence. You will also come to know about the change British rule about in values and taste. आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए. कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस व्हेन द subjugation of one country to another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes. We refer to the process as colonization. जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है. You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plural. लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे. इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है. हाउ डू वी नो? हम किस तरह जानते हैं? What source do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. प्रशासन अभिलेख तैयार करता है. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट. अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है. एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, investigation had to be clearly written up. उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था. Once this one done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, nothing and reports. ऐसा करने के बाद चीज़ों की अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था. इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई. द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रेशर्ड.
को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों को संभाल कर रखना जरूरी है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट्स all had their record rooms। तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्chive and established to preserve important records। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। थैंक यू।